है गाइस, तो कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नंबर 23 का है। सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था, तो कल मेरी वॉइस थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। और आज जो है मैं बिल्कुल उसी परफॉर्म में लगभग आ गया हूँ, ठीक है। तो आज से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी वॉइस से रिलेटेड। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो हमने जीएस के फुल टेस्ट जो हैं ये 24 से 40 तक सारे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, विजन के। और इसके साथ साथ ये हमारे सेक्शनल जो टेस्ट थे, ठीक है, उसके हमने सारे सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल सॉल्व कर लिए हैं। तो वो भी सारे हम प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आप लोगों से आज थोड़ा सजेशन लेना था कि जो ये सीसैट का कुछ लोग कह रहे थे कि सर सीसैट का भी टेस्ट चलाइए, तो क्या आप सभी लोगों को सीसैट का टेस्ट चाहिए तो बताइए। अगर नहीं चाहिए तो बता देना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें एक लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसको अगर आप लोगों को नहीं चाहिए हो सीसैट का तो मैं मत बनाऊँ, तो मैं यही जीएस का ही कंटिन्यू करूँ। और अगर चाहिए तो बताओ, 2-3 टेस्ट में सोच रहा था कि मतलब सॉल्व करवा दूं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका, ठीक है। तो हमारा जो अब आगे अगर फिर जो अभ्यास टेस्ट हैं, ठीक है, हमारे उनको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे 3 या 4 अभ्यास टेस्ट हमने 2 सॉल्व किए हैं, 3 या 4 बचे हुए हैं, ठीक है। तो उनको भी धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फिर अपनी नए पैटर्न में आएंगे, जो 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से किसी अणु द्वारा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने हेतु तो आवश्यक गुण है। तो फर्स्ट है कि उसे अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है उसे रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। थर्ड है उसे स्वयं को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो तीनों के तीनों ये इस स्टेटमेंट सही हैं। जो ये अणु के बारे में कहा गया है कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक गुण हैं, तो ये तीनों के तीनों गुण होने चाहिए, ठीक है। उसे अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए, उसे रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए, और स्वयं को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स मानव शरीर द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो फर्स्ट है कि इंसुलिन, सेकेंड है साइटोकाइनिन और थायरॉक्सिन। तो देखो, मानव हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन का जो अग्न्याशय ग्लैंड है हमारी, ठीक है, उसके द्वारा इसका जो है उसकी बीटा सेल होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा इसका श्रावण किया जाता है, ठीक है, उत्पादित किया जाता है। और जो थायरॉक्सिन है, जो ये थायराइड ग्लैंड होती है, उससे इसको ये निकलता है। लेकिन जो ये साइटोकाइनिन होता है, ये पादप हार्मोन्स है, मतलब प्लांट हार्मोन्स है ये, जो कि उनकी जो पादप होते हैं यानी प्लांट होते हैं, उनकी कोशिका विभाजन में कार्य करता है। तो हमारा सेकेंड वाला गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया है कि मानव नेत्र के निम्नलिखित भागों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कॉर्निया, सेकेंड है रेटिना और थर्ड है लेंस। तो नेत्रदान की स्थिति में दाता से उपयुक्त में से कौन सा अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, जो कॉर्निया होती है, ठीक है, जो हमारी आंख का जो बाहरी वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। और नेत्रदान में इसी का प्रयोग होता है, रेटिना और लेंस का प्रयोग नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 54। इसमें कहा गया है कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान, ठीक है, मतलब जो समस्थानिक होते हैं उनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिकों के जो उपयोग हैं। तो रेडियोधर्मी समस्थानिकों के जो प्रयोग बताने हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कि कैंसर का उपचार, सेकेंड है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, और घेंघा रोग के उपचार में। तो तीनों के चीज़ों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मतलब समस्थानिकों के जो परमाणु होते हैं रेडियोधर्मी के, ठीक है। इनका जो है कैंसर उपचार में भी प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन में, और घेंघा रोग के उपचार में भी किया जाता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं की तुलना में
ध्वनि गैस की अवस्था में सर्वाधिक तीव्र गति से संचरित करती है। ठीक है। सेकेंड है कि शीतल वायु की तुलना में उष्ण वायु में ध्वनि की तीव्र गति से संचरित होती है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो शीतल जो वायु होती है उसकी अपेक्षा जो उष्ण यानी गर्म जो वायु होती है उसमें ध्वनि जो है तीव्र गति से संचरित होती है यानी प्रवाहित होती है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। सबसे जो सर्वाधिक तीव्र गति से अगर ध्वनि का संचरण जो बात करें तो ये ठोस में होता है, ना कि गैस में होता है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड वाला हमारा सही हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 56 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारी जल के उपयोग हैं। तो फर्स्ट है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का परिरक्षण। ठीक है। सेकेंड है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक और विरंजन अभिकर्मक। तो देखो इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है और नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ये भारी जल यानी DTO का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो विरंजक अभिकर्मक के रूप में बात करें तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ना कि भारी जल का। तो हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, एक और दो सही हो जाते हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 57 इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में निम्नलिखित में से किन संधियों को भारत ने अभिपुष्ट किया है। तो देखो महिलाओं के प्रति भेदभाव के समान रूपों के उन्मूलन पर संधि। ठीक है। सेकेंड है कि निशाक्त जनों के अधिकारों पे कन्वेंशन। और थर्ड है कि अत्याचार और अन्य क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध कन्वेंशन। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि अत्याचार, अन्य क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध कन्वेंशन इस पे जो है अभी तक भारत ने अभिपुष्टि नहीं की है। लेकिन निशाक्त जनों के अधिकारों पर कन्वेंशन और महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों को उन्मूलन पर संधि के लिए जो है ये अभिपुष्टि कर दी है। तो हमारा जो है एक और दो स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया है कि एज कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग और कंटेंट डिलीवरी के रूप में के लिए किया जाता है। ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की तुलना में एज कंप्यूटिंग का निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं ये बताना है। तो फर्स्ट है कि एज कंप्यूटिंग त्वरित डाटा प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। सेकेंड है कि एज कंप्यूटिंग में डाटा का भंडारण एवं प्रोसेसिंग केंद्रीकृत सेंटर पर किया जाता है। और थर्ड है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होते हैं, ठीक है, LOT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित तकनीकी द्वारा वैशेषिकी हेतु एज कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये आधारित तकनीकी द्वारा वैशेषिकी हेतु एज कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें कहा गया कि एज कंप्यूटिंग में डाटा भंडारण और प्रोसेसिंग केंद्रीकृत सेंटर पर किया जाता है। तो ये तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसकी बात करें एज कंप्यूटिंग की, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें आपको देखने को मिलता है जो डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेशर जहाँ पे डेटा जो है सुदूर एक मतलब डेटा सुदूर मतलब एक दूर एक केंद्र बनाया जाता है डेटा का। डेटा सुदूर स्थित एक केंद्रीकृत डेटा सेंटर होता है जहाँ प्रेषित किया जाता है। ठीक है। डेटा वहीं पे उसको उसी स्थान पे भंडारित किया जाता है, ना कि एक मतलब भंडारण और प्रोसेसिंग के लिए डेटा सेंटर पर। ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि एज कंप्यूटिंग त्वरित डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो हमारा एक और तीन जो है स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 59 इसमें कहा गया कि वर्चुअल रियलिटी यानी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब AR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वर्चुअल रियलिटी में वास्तविक और आभासी वस्तुओं में भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है। जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में इसके मध्य विभेद किया जा सकता है। सेकेंड है कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों को उपयोगकर्ताओं द्वारा केवल विशेष चश्मों की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है ऑगमेंटेड रियलिटी होती है उसे किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता या मतलब गॉगल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, इसमें आपको जो है एक विशेष चश्मे की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी वास्तविक और आभासी वस्तु में विभेद नहीं किया जा सकता वर्चुअल रियलिटी के द्वारा। लेकिन
ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से विभेद किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हैलोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये समान गुणधर्मों से युक्त सोडियम लवणों का उत्पादन करने वाले अधात्विक तत्व हैं। ठीक है, इनकी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त हैलोजन तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है सही है। तो देखो, हैलोजन जो होते हैं इनके जो ये समान गुणधर्मों से युक्त सोडियम लवणों का उत्पादन करने वाले अधात्विक तत्व होते हैं, मतलब धात्विक नहीं होते हैं, ये अधात्विक तत्व होते हैं। और सेकेंड है, इसकी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त हाइड्रोजन तत्व नहीं पाए जाते हैं। ये मतलब संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीयकृत जल भ्रत मानचित्र एवं प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन मतलब सही है स्टेटमेंट इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत में जल के सभी धरातली और भूजल स्रोतों का मानचित्र तैयार करना। ठीक है, और सेकेंड है कि इसका कार्यान्वयन केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो ये गलत है, इसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका जो है क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा जो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड है, ठीक है, उसी के द्वारा इसका जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य धरातली और स्रोतों को, मतलब सभी धरातली स्रोतों को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें भूजल जो स्रोत हैं, मतलब भूमिगत जो स्रोत हैं, ठीक है, उसके अंदर और जहाँ मतलब उच्च सबसे ज़्यादा जल भूमिगत जल की कमी है, ठीक है, वहाँ पे उसका मैपिंग तैयार करना है और उसी के बारे में जानकारी देना है, उनका सर्वेक्षण करना है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड वाला दोनों गलत हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 62। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो मतलब फैट में जो सल्यूबल है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन के है। तो इसमें देखो, एक आप लोगों को फार्मूला याद रखना है अच्छे से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एडेक, एडेक के नाम से जाना जाता है, एडेक। ठीक है, ये एडेक होता है। एडेक मतलब ये फैट में जो है सल्यूबल होते हैं, यानी वसा में घुलनशील ये विटामिन होते हैं, एडेक। और बीसी याद रखना है, ठीक है, बीसी ये आपको जल में घुलनशील पाए जाते हैं विटामिन। तो इसमें देख लेते हैं, ए देखो है हमारा पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ठीक है, लेकिन बी सी ये वाले दोनों देखो हमारे जो है ये जल में घुलनशील है, तो ये हमारे गलत हो गए स्टेटमेंट। तो एक और चार पाँच, एक चार पाँच कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 63। इसमें कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली आबद्ध अंग पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और अंग अनुपस्थित होते हैं, अंग अनुपस्थित होते हैं, मतलब कोशिकांग जो होते हैं वो अनुपस्थित बताया गया है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट में जो है थोड़ा सा फेरबदल किया गया। जो प्रोकैरियोटिक में की फैसिलिटी ये है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में आपको देखने को मिलेगा कोई स्पष्ट केंद्रक भी नहीं होता है और कोई अंगक भी मतलब उपस्थित नहीं होते हैं, और केंद्रक का मतलब विकास नहीं हो पाता है उस समय, उसमें डीएनए के फॉर्म में ही रहता है वो। ठीक है, लेकिन जो ये आपको यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक स्पष्ट जो है सेल होगी, उसमें एक केंद्रक होगा, ठीक है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गाल्जी बॉडी होगा, और मतलब सारे जो है आपको कोशिकांग देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें तो इसमें स्पष्ट कोशिकांग जो झिल्ली से घिरे होंगे, ठीक है, और केंद्रक भी स्पष्ट होगा। तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इसका अपोजिट कर दिया गया है। इसका ये स्टेटमेंट है सही और इसका ये वाला है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, तो हमारा जो है गलत हो गया। और जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जैसे जीवाणु कोशिकाएं होती उसमें ये चीज़ें होती जो मतलब पहले शुरुआत हुई थी, मतलब जिनका विकास होना जिन कोशिकाओं का, लेकिन उसका मॉडिफाइड जो वर्जन देखने को मिलेगा ये यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा। जो ये जंतु पादप कोशिकाओं की जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, तो इन्हें यूकैरियोटिक के नाम से जाना जाता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, कोई भी इसमें सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि 64। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका के शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और अपना
और इसका अपना मतलब डीएनए एवं राइबोसोम होता है, मतलब इसका एक अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ए ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, बी है आपका केंद्रक, सी है गाल्जी बॉडी और डी है अंतःप्रद्रवी जलिका, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है हमारा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें अपना आपको देखने को मिलेगा डीएनए भी होता है और राइबोसोम होता है, क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया होती है जिससे जो है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है एनर्जी मुक्त होती है। इसीलिए इसे कोशिका के शक्ति ग्रह पाए जाते हैं, और जहाँ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, ठीक है। और डीएनए अगर बात करें कि न्यूक्लियर के अलावा, मतलब केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और एक जो होता है हरित लवक, ठीक है, जो प्लांट कोशिकाओं में होता है वहाँ भी डीएनए आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कहा गया कि हाल ही में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में कोर कैचर नामक एक उपकरण संस्थापित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कोर कैचर नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति और अधिक धीमी करके मंदक के कार्य का अनुपूरक करने वाला उपकरण है, ठीक है। सेकेंड है कि यह मंदक हेतु प्रयुक्त सामग्री से भिन्न सामग्री से निर्मित होता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये मंदक हेतु प्रयुक्त सामग्री से भिन्न सामग्री से निर्मित होता है, ना कि मंदक वाली सामग्री से। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो इसमें देखने को मिलेगा इसका ये कोई मतलब इसका प्रोविज़न नहीं है कि न्यूट्रॉनों की जो गति को और अधिक धीमा करना या मंदक कार्य के अनुपूरक के उपकरण के वाला मतलब उपकरण के रूप में कार्य करना, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कोर कैचर प्रणाली ऐसी है कि जो मतलब परमाणु संयंत्र होते थे तो उसमें क्या होता था कि कोई मतलब जो आपको देखने को मिलेगी जो खतरनाक, जैसे मतलब विस्फोट हो गया या मतलब कोई ऐसी दिक्कत आ गई जो गैस हो, मतलब जो रेडियोधर्मी का जो है लीक हो गया, ठीक है, या जैसे आपको देखने को मिलेगा जो जापान का फुकुशिमा था, ठीक है, 2011 में जो त्रासदी हुई थी परमाणु संयंत्र जो विस्फोट हुआ था उसमें, और एक जो फ्रांस वाला हुआ था, ठीक है, उसमें देखने को मिला था 86 में। तो ये वाले जो थे इसमें उसी से बचाने के लिए इसको किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी प्रणाली है कोर कैचर। इसमें क्या होता है कि परमाणु संयंत्र में जो दुर्घटना होती है उसको उसी समय जो है उस समय क्या करता है ये कोर कैचर, उसको जो परमाणु संयंत्र का क्षेत्र होता है उसको सुरक्षात्मक वहाँ पे एक आवरण बनाता है, ठीक है, प्रदान करता है, और परमाणु जो संयंत्र होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, और रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, ठीक है, उसके उत्सर्जन को भी रोकता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये कोर कैचर प्रणाली अपनाई गई है। और ये कुडनकुलम जो है ये थर्ड जो है एक इकाई है जो रशिया द्वारा ये संयंत्र स्थापित किया गया है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 66। इसमें कहा गया कि विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, और सभी उष्ण पिंड अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, सभी उष्ण पिंड जो होते हैं वो अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, मतलब इंफ्रारेड का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो है संचरण के लिए जो है आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको जब हम बाहर निकलते हैं सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमें जो है ऊष्मा का अनुभव होता है, उसके लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चालन और संवहन द्वारा जो है ऊष्मा का संचरण करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, केवल दो। नेक्स्ट है हमारा 61। इसमें कहा गया कि 67 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि मानव रक्त के संदर्भ में RH कारक है। तो फर्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित प्रतिजन है, ठीक है, यानी एंटीजन है। और ये सेकेंड है कि रक्त स्कंदन के लिए यानी रक्त स्राव के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। और सी वाला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित प्रतिरक्षी है। और डी है कि रक्त में ऑक्सीजन के वाहक हेतु वहन हेतु उत्तरदायी प्रोटीन है। तो देखो ए वाला ऑप्शन सही है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित प्रतिजन यानी एंटीजन होता है ये, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इसी से जो है RH फैक्टर जो आपको डिसाइड होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव।
तो इसमें देखो देखो RH एक होता है RH, ठीक है, RH पॉजिटिव होता है एक, और RH नेगेटिव होता है। तो जिसमें एंटीजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, लेकिन जिसमें ये एंटीजन नहीं होता है उसे RH नेगेटिव एंटीजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में बहिस्राव ग्रंथियां हैं। तो फर्स्ट है कि मतलब एक्सोक्राइन, मतलब जो ग्रंथियां होती है दो टाइप की होती हैं, एक एक्सोक्राइन होती हैं, एक इंडोक्राइन होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि स्तनधारी ग्रंथियां, ठीक है। सेकेंड है कि पीयूष ग्रंथियां और अश्रुनलिकाएं। तो देखो इसमें जो एक्सोक्राइन की बात करें, मतलब बाह्यस्राव ग्रंथियां की बात करें, तो ये स्तन होते हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथियां होती हैं। और जो ये मतलब अश्रुनलिकाएं होती हैं। तो ये हमारे दोनों सही हो गए, लेकिन ये पीयूष ग्लैंड होती है, ये आपको इंडोक्राइन के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इंडोक्राइन में आपको देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ जैसे होती हैं कि जो इंडोक्राइन होता है इसमें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गई, अग्नाशय ग्लैंड हो गई, वृषण ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड है या पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीन एड्रिनल ग्लैंड है, और जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये सब इंडोक्राइन जो है ग्लैंड होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात करें तो ये आपको देखने को मिलती है अग्नाशय ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी होती है इसमें। और एक्सोक्राइन में बात करें तो देखो ये तो स्तन ग्रंथियां और अश्व ग्रंथियां तो होती ही हैं, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जिसे ये लार ग्रंथियां जो होती हैं ये भी एक्सोक्राइन के अंतर्गत आती हैं। और ये स्वेद स्वेद उत्सर्जक, मतलब जो पसीने को हमारे उत्सर्जन करती हैं, ठीक है, स्वेद ग्लैंड। तो इस ये भी जो है एक्सोक्राइन के अंतर्गत आती हैं, ग्लैंड के अंतर्गत। तो हमारा जो है एक और तीन स्टेटमेंट सही होगा, सी वाला ऑप्शन। हमने इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे जरूर टैकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक 69, इसमें कहा गया कि थर्मल इमेजिंग में निम्नलिखित में से किन कारणों या विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है कि गामा किरणों को, बी है अवरक्त किरणों को, और सी है कि एक्सरे किरणों, और डी है पराबैंगनी किरणों को। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये बी वाला ऑप्शन सही है, जो अवरक्त किरणें हैं यानी इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उसी का प्रयोग किया जाता है थर्मल इमेजिंग में, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड का ऊतकों में फेफड़ों तक परिवहन करता है। तो देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये आपको देखने को मैं सही मिलेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही होता है कि ये ब्लड को जो है लाल रंग प्रदान करना, क्योंकि ये लाल होता है। और ये आपको देखने को मिलेगा रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन को मतलब फेफड़ों से उसके हृदय तक पहुंचाता है, और हृदय जो है पूरे ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊतकों से फेफड़ों तक लाने में काम करता है, ठीक है। तो ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसी का काम होता है। तो हमारा जो सही हो गया 1, 2 और 3, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जीनोमिक्स ग्रिड जो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये जीनोमिक्स ग्रिड प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट है कि यह किसी प्रकार की आनुवांशिक रोग से ग्रस्त सभी रोगियों के जीनों का अध्ययन करने हेतु एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, ठीक है। सेकेंड है यह कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन जीनोम अनुक्रमण तकनीकी जो है, ठीक है, उसी के उपयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो सेकेंड वाला जो हमारा इसमें कहा गया है, ये तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि ये जीनोम ग्रिड है ही ऐसा कि मतलब यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन जीनोम अनुक्रम तकनीकी का उपयोग के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो ये फर्स्ट वाला कहा गया है तो ये गलत है, ये अनुवांशिक रोगों से ग्रस्त सभी रोगियों के जीनोम के अध्ययन के बारे में, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा भारत के जो कैंसर रोगियों के जीनोम संबंधी डेटा अध्ययन करने हैं तो इसको बनाया गया है, ठीक है, जो एक राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड बनाया जा सके। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, बी वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक रोग हैं। तो फर्स्ट है कि हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, और सिकल सेल
एनीमिया है। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ये तीनों अनुवांशिक रोग हैं, क्योंकि हीमोफीलिया जिसमें हमें कहीं चोट लग जाता है या हम कहीं मतलब हमारे शरीर में कहीं कट जाते हैं या कुछ होता है, ठीक है, यानी घाव हो जाता है, तो वहाँ से ब्लड निकलना बंद नहीं होता, उसे इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम होता है तो जो हमारा 22वां गुणसूत्र होता है उसमें मतलब विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब एक उसमें का एक पार्ट जो है डाउन हो जाता है, उसी के हिसाब से इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, मतलब गुणसूत्रों में। और ये सब आपको अनुवांशिक के आधार पर ही देखने को मिलता है। और सिकल सेल एनीमिया का होता है कि मतलब जो ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो जो है हंसिया के आकार की बन जाती हैं, ठीक है, ऐसे हंसिया के आकार की बन जाती, उसी को सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो गया, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 73 में कहा गया कि मानव शरीर के प्रति ऑक्सीकारक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब जो प्रतिकारक की बात की जा रही है इसमें, तो यानी एंटीऑक्सीडेंट के, तो जो ये एंटीऑक्सीडेंट है उसके संदर्भ में बताना है कि क्या मतलब इसकी भूमिका है। तो फर्स्ट है कि ये मुक्त मूलकों द्वारा वसी अम्लों में प्रोटीन और ऑक्सीकरण से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि ये अस्थमा, मधुमेह और कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो इसमें कहा गया तो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि ये मुक्त मूलक द्वारा वसी अम्लों और प्रोटीन के ऑक्सीकरण से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही ये अस्थमा, मधुमेह और कैंसर से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, इनसे जो रोग होते हैं इनसे जो है ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा 74 इसमें कहा गया कि इंद्रधनुष निर्माण की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इंद्रधनुष का निर्माण सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। सेकेंड है कि इंद्रधनुष के रंगों का निर्माण जल की बूंदों से सूर्य प्रकाश के अपवर्तन और विक्षेपण द्वारा होता है। तो देखो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश के बाद जब हमें खुला आकाश दिखाई देता है, तो वहाँ पे मतलब ये ऐसी परिघटना देखने को मिलती है। तो जो वो मतलब जो आपको वायुमंडल में देखने को मिलेंगी, जो ये जल की बूंदें फंसी रहती हैं, ठीक है, जो रह जाती हैं, वो उन्हीं के मतलब प्रकीर्ण से ये मतलब परिघटना आपको देखने को मिलती है। और ये सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके विपरीत आपको देखने को मिलती है। और ये जल की जो इसमें जल की बूंदें सूर्य के प्रकाश के का पहले तो ये अपवर्तन करती हैं, फिर विक्षेपण करती हैं, उसके बाद फिर अपवर्तन करती हैं। तो ये 3 बार ऐसी क्रिया होती है, तब जाके ये इंद्रधनुष वाली जो ये मतलब 7 रंगों के इंद्रधनुष का जो ये निर्माण होता है, ठीक है, उस परिघटना को बताता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहा गया कि थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो थोरियम के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे भारत में परमाणु ऊर्जा संबंधी मार्गों की पूर्ति हेतु आयात किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह मुख्य रूप से भारत की विंध्य श्रेणी की चट्टानों में निक्षेपित है। और थर्ड है कि इसका नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रत्यक्षता प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत है, इसका प्रत्यक्षता प्रयोग नहीं किया जाता है ईंधन के रिएक्टरों में। इसको देखने को मिलेगा जो थोरियम होता है, ठीक है, थोरियम को क्या करते हैं, इसको जो इसका जो थोरियम जो होता है इसको 3 चरण में जो आपको इसको 3 चरण वाली प्रक्रिया के माध्यम से इसे यूरेनियम 233 में जो है कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्षता नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेकेंड में जो कहा गया कि मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र वाली चट्टानों में पाया जाता है, तो नहीं, विंध्य क्षेत्र वाले चट्टानों में तो आपको देखने को मिलेगा जैसे चूना पत्थर है, सेल है, स्लेट है, ये देखने को मिलता है, ना कि जो है ये थोरियम। क्योंकि थोरियम का जो अयस्क है मोनोजाइट, ये मोनोजाइट बालू जो है ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है, ये बहुत मात्रा में है, ठीक है। और जो कहा गया है कि इसका आयात किया जाता है, तो नहीं, आयात नहीं किया जाता है। अगर भारत में इसके थोरियम की बात करें तो इसका जो है वैश्विक भंडार का लगभग 25% देखने को मिलेगा भारत में, तो हमें आयात करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूरेनियम का जो हम आयात करते हैं, क्योंकि यूरेनियम हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है भारत में, तो हम लोग आयात करते हैं, तो उसी के विकल्प के रूप में इस ईंधन को देखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है ये किया जाता है, इससे क्या होगा, यूरेनियम का आयात जो है कम होगा, ना कि थोरियम का हम आयात करेंगे,
ठीक है। तो हमारा 75 का जो क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 76, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से लेजर के संभावित अनुप्रयोग हैं। तो फर्स्ट है कि इसका उपयोग दो खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को मापने में किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह महाद्वीपीय विस्थापन की जानकारी प्रदान करता है। और थर्ड है कि वाहनों में उत्सर्जित गैसों के यह वाहनों से उत्सर्जित गैसों में प्रदूषण का पता लगाता है और उन्हें मापता है, ठीक है। जो वाहन है, ठीक है, उनके प्रदूषण का पता लगाता है और उसका मापन भी करता है। और फोर्थ है कि इसका उपयोग बारकोड स्कैनर में भी किया जाता है। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि बारकोड स्कैनर में भी देखो लेजर टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो है उत्सर्जित गैसें होती हैं जो वाहनों से, उसके प्रदूषण का पता लगाना, उसे मापना कि वो कितनी मात्रा में प्रदूषण को उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन की जानकारी प्रदान करने में भी लेजर टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और दो खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी मापने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से कौन से स्थानों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो फर्स्ट है कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। नागला वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको देखने को मिलेगा पंजाब। और थर्ड है कि लोनार झील महाराष्ट्र। तो ये थर्ड वाला गलत है, लोनार झील महाराष्ट्र को इसमें इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें जो है नंदूर मध्य महेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको इसमें मतलब इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन है और यह महाराष्ट्र का एकमात्र और पहला जो है आपको देखने को मिलेगा रामसर कन्वेंशन है। इसके साथ साथ अभी जो इसे 2020 में इसमें जो है 10 साइटों को शामिल किया गया है, उसमें से 6 तो आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेंगी, ठीक है, और 3 पंजाब से हैं और एक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। तो हमारी इस समय 37 जो है साइट देखने को मिलेंगी पूरी टोटल, जो आई गेस 37 है या 38, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे भी पता चल जाएगा कि 37 है या 38 है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि रामसर जो साइट है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन में उसमें भारत के कितने जो है क्षेत्रों को अभी तक जो है रामसर कन्वेंशन साइट में स्थलों के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आर्द्र भूमियों के रूप में जो घोषित किया गया है उसके बारे में आप लोगों को आंसर बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो हमारा जो है 1 और 2 इसमें स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कहा गया है कि फ्री स्पेस ऑप्टिकल्स यानी FSO कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह एक संचार तकनीकी है जिसमें वायु के माध्यम से डेटा संप्रेषित किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका उपयोग पॉइंट टू पॉइंट लिंक लाइफ ऑफ साइट संचार हेतु किया जा सकता है। तो जो फ्री स्पेस जो कम्युनिकेशन के संदर्भ में जो कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि यह जो मतलब फ्री स्पेस ऑप्टिकल जो कम्युनिकेशन है यह एक संचार तकनीकी है जिसमें वायु के माध्यम से डेटा संप्रेषित किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है पॉइंट टू पॉइंट लिंक लाइन ऑफ साइट संचार हेतु किया जा सकता है। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला शब्द सास पास और लाश संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो साइबर अपराध और रैनसमवेयर से संबंधित है, ठीक है। बी है क्रिप्टो करेंसी से है। सी है कि कोरोना वायरस का पता लगाने हेतु ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट है, ठीक है। और डी है क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित उपलब्ध सेवाएं हैं। तो देखो डी वाला ऑप्शन सही है, ये मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित जो सेवाएं हैं उन्हीं के बारे में ये बात करता है, ठीक है। सास पास और लाश, सास का मतलब है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। और पास का मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। और लाश की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मतलब आज से लाश नहीं आई है, ठीक है, आज है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ये बात करता है, उन्हीं की ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संबंध में। तो हमारा जो है डी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी भोजन पकाने की
क्रिया को तीव्र बनाएगी। तो बर्तन पर ढक्कन लगाना, ठीक है, नमक की मात्रा को कम करना और तेल की मात्रा बढ़ाना। तो देखो बर्तन को ढक देने से क्या है कि हमारा भोजन जल्दी पक जाता है, लेकिन अगर हम उसे खुला पकाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत देरी में पकेगा। जैसे कुकर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, तो कुकर में हम खाना बनाते हैं तो उसमें प्रेशर बनता है, बहुत जल्दी पक जाता है। उसी को अगर हम किसी मतलब फ्रायदान या भगोने में इस्तेमाल करें तो वो मतलब इतनी जल्दी नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो नमक को कम करना, तो नहीं नहीं नहीं, नमक को जितना अधिक करोगे ना तो उसको नमक अधिक होगा तो जल्दी खाना पकेगा। जितना कम नमक होगा, या मतलब सब्जी में अगर सब्जी बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि देर से जब नमक डालते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वो देर से पकती है। लेकिन अगर हम जल्दी ही उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं नमक को, तो वो जल्दी वो मतलब उसमें से पानी निकलने लगता है और वो पकना चालू हो जाती है, बहुत तेज़ी से उसमें क्रिया चालू हो जाती है, ठीक है। और तेल की मात्रा भी बढ़ाने से क्या होता है हमारा कि खाना जल्दी पकता है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है और सेकंड वाला गलत हो गया, तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग विषाणु जनित हैं। तो कालाजार है, डेंगू है, क्षय रोग है, इन्फ्लुएंजा है। तो इसमें विषाणु जनित की बात करें तो देखो ये डेंगू देखने को मिलेगा, ये वायरस से होने वाला रोग है, और इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। तो सेकेंड और फोर्थ तो हमारा सही है, लेकिन क्षय रोग ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ना कि इसमें देखने को मिलेगा बैक्टीरिया होता है। इसके साथ साथ जो आपको देखने को मिलेगा टाइफाइड होता है, हैज़ा होता है, और ये मतलब एंथ्रेक्स होता है, ये सब मतलब बैक्टीरियल रोग हैं। लेकिन ये कालाजार की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा जो प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया और कालाजार जो होता है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, 1 और 4, 1 और 3, और हमारा 2 और 4 सही हैं, क्योंकि डेंगू और इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरस जनित बीमारियां हैं, मतलब विषाणु मतलब वायरस डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं, ठीक है। तो हमारा 2 और 4 स्टेटमेंट कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कहा गया है कि सिलिकोसिस सिलिकोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सिलिकोसिस के बारे में, सिलिकोसिस एक श्वसन संबंधी साध्य रोग है जो श्वसन के दौरान सिलिका धूल कणों के अंतः प्रवेश के कारण होता है, ठीक है। सेकेंड है कांच विनिर्माण, खनन, उत्खनन और रत्न कटाई और जो पॉलिश संबंधी उद्योगों में संलग्न श्रमिकों में सिलिकोसिस से प्रभावित होने का अत्यधिक जोखिम बना रहता है, ठीक है। थर्ड है कि सिलिकोसिस ऐसी स्थिति है जिसमें सिलिका धूल कण श्वास नली में संचित हो जाते हैं, जिसके कारण फेफड़ों में वायु का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। वो जो सिलिका धूल कण होते हैं ये श्वास नली में संचित नहीं होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा जो श्वास नली के अंदर जो छोटी छोटी वो फुफ्फुस कुपिकाएँ होती हैं, ठीक है, उसमें संचित हो जाता है, मतलब श्वास नली के आगे बढ़कर संचित हो जाता है। और वहाँ संचित होने के बाद क्या होता है, इसका इलाज नहीं हो सकता, इसका एक ही मात्र इलाज होता है फिर कि फेफड़ों का ट्रांसप्लांट कराना, ठीक है। तो वो ये मतलब बहुत ही मतलब घातक कंडीशन है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हमारा गलत है, सेकेंड वाला सही है, क्योंकि कांच विनिर्माण, खनन, उत्खनन और रत्न कटाई और पालिश संबंधी उद्योगों में संलग्न श्रमिकों में सिलिकोसिस से प्रभावित होने का अत्यधिक खतरा रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब इनको जो है जो श्रमिक होते हैं उन्हें ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाएँ ताकि उनके अंदर ऐसा मतलब चीज़ें ना जाएँ, ठीक है। और फर्स्ट वाला ये भी गलत है, क्योंकि ये साध्य रोग नहीं है, मैंने अभी कहा ये मतलब साध्य मतलब जिसका उपचार हो सके, लेकिन जो असाध्य होते हैं रोग हैं उनका उपचार नहीं होता है। तो ये एक असाध्य रोग है, इसका अभी तक कोई उपचार नहीं हो पाया है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसमें गलत है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 83। इसमें कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के मनी ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे नीतिगत दरों सहित वर्तमान दरों से संबंधित सूचनाओं से बेहतर प्रसार हेतु लॉन्च किया गया है, ठीक है। बी है कि यह एक मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित कराता है, ठीक है। सी है कि यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारतीय बैंक नोटों को
मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए सहायता प्रदान करता है, और डी है उनमें से कोई नहीं। तो देखो सी वाला ऑप्शन सही है। जो ये मनी ऐप है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारतीय करेंसी नोट होते हैं, ठीक है, उनके मूल्य वर्ग की पहचान करता है। और ये जैसे जो दृष्टिबाधित लोग होते थे उनके लिए ये मतलब एप्लीकेशन है, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं चलता था कितने का नोट है। तो ये अब जैसे ही नोट को ये सामने लाएंगे, उसके ये सामने स्कैन करेंगे, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से, तो वो मतलब वॉइस में बोलेगा कि ये कितने का नोट है, ठीक है। तो उनको ये मतलब सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, और ये आरबीआई का इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है 84, इसमें कहा गया है कि एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, ठीक है। मतलब एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, जो उस स्थिति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि आरंभ में पिंड की गतिज ऊर्जा शून्य होगी, ठीक है। बी है कि जैसे जैसे पिंड नीचे गिरता है पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और सी है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सभी बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगा, और इसमें से सभी सही हैं। तो देखो ये सी में जो कहा गया है, तो ये जो अगर निर्वात में कोई चीज़ गिर रही है तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग का सभी बिंदुओं पर भिन्न भिन्न नहीं है, समान होगा, ठीक है। जैसे जैसे पिंड नीचे गिरता है पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वृद्धि नहीं होगी, वो एक समान गति से गिरता नीचे चला जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि आरंभ में पिंड की जो गतिज ऊर्जा वो शून्य शून्य होती है, ठीक है। तो यह हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहा गया है कि यदि परिवार का कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के पश्चात एसिडिटी की समस्या से ग्रसित है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सुझाएंगे। नींबू का रस, ठीक है, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, या ए और बी दोनों। तो देखो हमारा क्या होता है, जब एसिडिटी बनती है तो अम्ल हमारे मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब हमारे भोजन में जो हमने एसिडिटी हुई है तो अम्ल ज़्यादा था, इसीलिए एसिडिटी हुई है। तो अब एसिडिटी को मतलब बैलेंस करने के लिए हमको कुछ मतलब क्षारीय चीज़ों को देना पड़ेगा, ताकि जो है उसको बैलेंस कर ले और वो मैनेज कर ले अपने आप को। तो बेकिंग सोडा आपको देखने को मिलेगा, जो ये विलयन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अंदर जाकर उसको जो है बैलेंस में लाता है, जिससे जो है हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन नींबू का रस और सिरका जो है ये आपको जो है अम्लीय प्रकृति के देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 86, इसमें कहा गया कि प्रतिजन यानी एंटीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो मतलब एंटीजन अनुक्रिया को उद्दीपित करने में सक्षम है, ठीक है। सेकेंड है कि यह केवल मानव शरीर के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। और थर्ड है कि प्रतिजन को लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें जो कहा गया है इसमें तो हमारा देखो स्टेटमेंट ये देखो थर्ड वाला सही है, क्योंकि ये प्रतिजन को लक्षित यानी एंटीजन को लक्षित करने के लिए जो एंटीजन जो तंत्र होता है द्वारा प्रतिरक्षी को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला भी सही है। ऐसे पदार्थ होते हैं जो मतलब एंटीजन अनुक्रिया को उद्दीपित करने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, केवल शरीर के भीतर ही नहीं इन्हें बाहर भी मतलब उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो हिस्टो एंटीजन होती है, ठीक है, हिप्टो एंटीजन होती है, और जो है आपको देखने को मिलेगी तो ये क्या करती है कि जैसे विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, इनमें भी इनको जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। इनके माध्यम से भी ये मतलब एंटीजन बनाई जा सकती है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 87, इसमें कहा गया है कि वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह बच्चों में जीवित पोलियो वायरस के साथ दोषपूर्ण टीकाकरण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह देश को पोलियो मुक्त घोषित करने के लिए वाइल्ड वैक्सीन से व्युत्पन्न पोलियो संक्रामक दोनों मामलों को घटाकर शून्य किया जाना चाहिए। और थर्ड है कि यह विश्व संगठन द्वारा भारत में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, मतलब WHO द्वारा जो मतलब इसको, ठीक है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसके द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ये मतलब आपको देखने को मिला था 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। 2011 से जब 3 साल तक कोई भी केस नहीं आया था, तो ये मतलब
पोलियो मुक्त 2014 में घोषित कर दिया गया भारत को, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देश को पोलियो मुक्त घोषित करने के लिए वाइल्ड और वैक्सीन से व्युत्पन्न पोलियो संक्रमण दोनों मामलों को घटाकर शून्य किया जाना चाहिए। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि जीवित पोलियो वायरस के लिए दोषपूर्ण टीकाकरण का उत्पन्न होना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें इसमें आपको देखने को मिलेगा जो मतलब होता है जो ये नियमित और जो नियमित या मतलब पूरक प्रतिरक्षण गतिविधियों को मतलब प्रोवाइड कराया जाए, तो इसमें ऐसा कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है इसमें स्टेटमेंट है, तो हमारा 2 और 3 इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहा गया है कि प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि आर्थिक उछाल के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी और करों में कमी आएगी, ठीक है। और मंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को कम करती है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब मंदी होती है तो ब्याज दरों के जब हम आरबीआई कम करेगी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा और कम दर पर वो मतलब लोन दे पाएंगी, तो लोग जो है कम दर पर ज़्यादा लोन को खरीद लेंगे, ठीक है। और उससे जो है अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे या कोई स्टार्टअप इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब तो और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो लोग मतलब रोजगार देंगे, डिमांड क्रिएट होगी। तो ये सब मतलब मंदी से उबारने के लिए जो है ब्याज दरों को कम करता है आरबीआई, ठीक है। और सेकेंड फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये आर्थिक उछाल के दौरान इसमें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी और करों में भी कमी आएगी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति होती है इसमें यही होता है, क्योंकि जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है और करों में जो है कमी आती है, ठीक है। तो हमारा जो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 89। इसमें कहा गया कि रक्त वाहिका निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उसके निम्नलिखित कार्य कौन कौन से हैं ये बताना है। तो फर्स्ट है कि धमनियाँ रक्त को शरीर के विभागों से हृदय, जो धमनियाँ हैं वो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले आ जाती हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि शिराएँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। और थर्ड है कि कोशिकाएँ रक्त और ऊतक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। जो केशिकाएँ होती हैं वो रक्त और ऊतक के मध्य जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वो करती हैं। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो देखो थर्ड वाला हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि धमनियों का कार्य होता है कि जो रक्त को है शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना हृदय से, ठीक है। और शिराओं का कार्य होता है कि जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाना होता है, ठीक है। तो ये अपोजिट कर दिया गया है इसका, ठीक है, उलट दिया गया है स्टेटमेंट। तो हमारा जो है 1 और 2 स्टेटमेंट गलत हैं, गलत पूछा गया है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि चुंबकीय अनुनादन प्रतिबिंब MRI यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस और जो इमेजिंग है उसी के बारे में बात करना है। तो हमारा देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें कहा गया कि MRI स्कैनिंग शरीर के अंगों की छाया उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में एक्सरे किरणों का उपयोग करती है, ठीक है। सेकेंड है कि MRI स्कैनिंग के द्वारा अस्थियों की छवियों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि कंप्यूटराइज टोमोग्राफी यानी CT स्कैन के द्वारा अस्थियों की छवियों को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड थर्ड है कि MRI के दौरान आभूषण और अन्य धात्विक वस्तुएं धारण करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब MRI कराने जाता है कोई इंसान तो उसको कोई भी आभूषण पहनने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये जो है मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड वहाँ क्रिएट होती है वो उस चीज़ को, जो मेटल होता है उसको खींचने लगता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाले में जो बात करें तो CT स्कैन के बारे में, तो देखो इसमें ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कहा गया है कि CT स्कैन द्वारा अस्थियों की छवियों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो गलत है। अस्थियों की भी छवियों को इसमें मतलब CT स्कैन MRI में जो है उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है।
जबकि जो इसमें कहा गया कि जबकि कंप्यूटराइज टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन के द्वारा अस्थियों की छवियों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये जो आपको गलत है, सिटी स्कैन में जो है अस्थियों की जो है छवियों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो मतलब जो अस्थियों की छवि, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा सही है क्योंकि इसमें अस्थियों की छवियां ही उत्पन्न की जाती हैं सिटी स्कैन में। इसमें देखने को मिलेगा जैसे छाती है, फेफड़े है, कैंसर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है सिटी स्कैन का, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा एमआरआई जो होता है वो स्कैनिंग शरीर के अंगों की उत्पन्न छवियां उत्पन्न करने हेतु चुंबकीय क्षेत्र में एक्सरे किरणों का उपयोग, तो नहीं नहीं नहीं, ये एक्सरे किरणों का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये चुंबक में रेडियो तरंग हाइड्रोजन परमाणु पुनर्निर्देशित किया जाता है। इसमें मतलब रेडियो तरंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जो ये एक्सरे किरणों का, ठीक है। तो एमआरआई में आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही हो गया। और एमआरआई में देखने को मिलेगा जो कोमल अंग होते हैं, ठीक है, उनकी छवियां जो है प्रयोग की जाती हैं। एमआरआई में कोमल जो अंग होते हैं उनकी छवियों को जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा मतलब सेकेंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जैसे मतलब एमआरआई में देखो हम बता देते हैं क्लियर क्या क्या होता है। देखो इसमें जो अस्थियां होती हैं, ठीक है, यानी हड्डियां होती, उनकी जो छवियां प्रस्तुत करने के साथ साथ आपको जो कोमल अंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनकी छवियां प्रस्तुत की जाती हैं इसमें। लेकिन जो सिटी स्कैन में होता है उसमें आपको अस्थियों की ही छवियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ जो कैंसर का पता लगाने में, ठीक है, छाती या मतलब देखने को मिलेगा फेफड़ों की जो है छवियां प्रस्तुत करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है, उनका मतलब प्रतिछाया बनाने में किया जाता है। तो ये वाला ये भी हमारा गलत है और ये भी गलत है। हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। इसमें कहा गया कि दूर संचार क्षेत्र में समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर के वर्तमान मुद्दे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एजीआर में दूर संचार और गैर दूर संचार दोनों सेवाओं को प्राप्त सभी राजस्व शामिल होते हैं, ठीक है। एजीआर के अधिक होने पर दूर संचार ऑपरेटरों के लिए वार्षिक लाइसेंस जो शुल्क होता है वो भी अधिक हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा एजीआर के संदर्भ में सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 92 इसमें कहा गया कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा यानी अल्टरनेटिव जो करंट होता है और डायरेक्ट करंट होता है उसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि एसी और डीसी दोनों धाराओं का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की दिशा में होता है। और सेकेंड है कि एसी में विद्युत आवेश की दिशा में आवधिक रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है। और थर्ड है कि बैटरी केवल दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। तो थर्ड वाला सही है क्योंकि जो है एसी आपको मतलब डीसी करंट प्रोवाइड कराती है जो बैटरी होती है हमारी, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है इसमें कि एसी में विद्युत आवेश की दिशा में आवधिक रूप से परिवर्तित होती है, तो मतलब ये जो कहा गया है तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें यही होता है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एसी और डीसी दोनों धाराओं में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा जो कहा है कि मतलब धाराओं की दिशा में होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता। परंपरागत रूप से विद्युत परिपथ में जो होता है एसी और डीसी के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा जो है आपको विपरीत देखने को मिलती है, ना कि एक ही दिशा में। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 93 इसमें कहा गया कि शुष्क बर्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, ठीक है। इसका मुख्यतः एक शीतलक अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। और थर्ड है कि इसका तापमान वाटर आइस की तुलना में कम होता है और कोई विष अवशेष नहीं छोड़ता है। पृथ्वी पर शुष्क बर्फ का आवरण बहुतायत में है, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें ये एक कृत्रिम मतलब शीतलन अनुबंध है, ठीक है, जिससे जो है खाद्य जमे हुए खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है।
तो ये गलत है, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक्स के साथ दुर्घटना घटित होती है, ठीक है, और उसे तत्काल रक्त आधीन की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से उसे रक्त समूह का निर्धारण नहीं किया जा सका है, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक्स को चढ़ाया जा सकने वाला सबसे सुरक्षित रक्त समूह कौन सा हो सकता है? तो ए पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है और ए बी पॉजिटिव होता है। तो देखो बी वाला हमारा आंसर सही है। जो ओ नेगेटिव होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, इस ब्लड को किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है, किसी भी ब्लड के ग्रुप को। तो इसे सबसे सुरक्षित जो है जो आपको देखने को मिलेगा ओ नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप है, ये मतलब उसे चढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बिना चेक किए। नेक्स्ट है कि ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सही है? तो फर्स्ट है कि ओजोन एक रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है। यह पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया द्वारा डाई ऑक्सीजन से निर्मित होती है और ओजोन का उपयोग कीटाणु शोधन में किया जाता है। तो देखो थर्ड एंड सेकेंड सही है, क्योंकि ओजोन का कीटाणु शोधन में भी किया जा सकता है, ठीक है। और पराबैंगनी जो प्रकाश की क्रिया है, ठीक है, उसमें डाई ऑक्सीजन से निर्मित होती है। मतलब दो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के अणु से मतलब इसका ओजोन का निर्माण होता है, क्योंकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। और ये कहा गया कि रंगहीन और गंधहीन है, तो नहीं, ये बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली और नीले कलर की गैस होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है फर्स्ट वाला। तो थर्ड और सेकेंड सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 96। इसमें कहा गया कि कायिक प्रवर्धन जो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, एक पादप के निम्नलिखित अंगों में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो मूल, पत्ती या तना, ठीक है। तो इसमें देखो ये तीनों के तीनों से आपको कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे गन्ने में होता है ये आपको तना का प्रवर्धन होता है, गुलाब में देखने को मिलता है, पत्ती से जो है अजूबा एक पौधा होता है, उससे पत्ती से जो है नया पौधा तैयार हो जाता है। और मूल से जैसे नींबू हो गया, ये सब मतलब इनसे जो है और ये आपको केला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनसे होता है ये प्रवर्धन किया जाता है। तो हमारा जो है प्रोपेगेशन मतलब, ठीक है। तो ये अलैंगिक प्रजनन की मतलब असेक्सुअल जनन की मतलब विधियां हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कहा गया है कि रासायनिक युद्ध अभिकर्मक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो मस्टर्ड गैस है, सरीन है और फास्फीन है। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेगा ये तीनों की तीनों आपको गैसें देखने को मिलेंगी, इनका जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और मस्टर्ड गैस और फास्फिन गैस का तो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें यूज भी किया गया था, ठीक है। ये बहुत ही मतलब जहरीली गैसें हैं, इससे 1 लाख लोगों की मृत्यु लगभग देखने को मिली थी, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 98 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि जहाँ एक अंधेरे कमरे में टीवी पर कोई फिल्म देखना तनावपूर्ण होता है, वहीं परिघटना थिएटर में विकल्प देखने में ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से मतलब जो पारंपरिक जो थिएटर होता है, मतलब जैसे एक अंधेरे कमरे में टीवी पर फिल्म देखो और वो तनावपूर्ण लगेगा आपको, लेकिन एक थिएटर में जाएंगे, ठीक है, एक पारंपरिक थिएटर में जाएंगे तो वहाँ आपको वो मतलब एक अनुकूल लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, तो इसमें क्यों ऐसा होता है इसके बारे में बताना है। तो एक पारंपरिक थिएटर में हमें एनालॉग चित्र प्राप्त होते हैं, जबकि टीवी पर हमें पिक्सल में चित्र दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि टीवी के विपरीत थिएटर में दृश्य लगभग पूरी तरह से स्क्रीन से व्याप्त होता है। मतलब जो दृश्य होता है, जो चल रहा होता है हमारे सामने पिक्चर चल रहा होता है, वो जो टीवी के विपरीत जो थिएटर में होता है वो पूरी फुल स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ता है। तो वो हमें हमारी आंखों को कंफर्टेबल दिखाई देता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। तो इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया कि जब एक गमले में रखे पौधे की कुछ दिनों तक अत्यधिक जल से सिंचाई की जाती है तो यह चरणबद्ध तरीके से सूख जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि पौधे मृदा के सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है मूल श्वसन में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है और मूल पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। और हमारा डी है कि मृदा के ऊपरी भागों
तक जल नहीं पहुंचता है। तो देखो बी वाला ऑप्शन सही है। हमें मूल श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब उसमें जल भरा रहेगा तो ऑक्सीजन का संचरण वहाँ पर नहीं हो पाता, इसी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ताकि पौधे सूख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हाइड्रोपोनिक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह मृदा का उपयोग किए बिना जल के विलयन में पौधों की कृषि को संदर्भित करता है। ठीक है। सेकेंड है कि यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह एक रासायनिक उर्वरक है और कीटनाशकों के अनुप्रयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। तो नहीं नहीं नहीं, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि हम जल में जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, उसी के संबंध में ये कहा गया है। तो हमारा ये उसमें क्या करते हैं कि हम लिक्विड फॉर्म में जो जल में ही हम पोषक तत्व पौधे के दे देते हैं। उसमें आपको जैसे बतख की खाद हो गई, मत्स्य उत्सर्ग हो गया, या मतलब कृषि कृत्रिम पोषक तत्व यानी उर्वरक हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, और पोषक तत्व हो गया जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, तो उन्हें हम जल में ही प्रोवाइड करा देते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये मतलब, और ये बिना इसको जो हाइड्रोपोनिक्स होता है इसको बिना भूमि की कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि मृदा का उपयोग किए बिना जल के विलयन में पौधों की कृषि को संदर्भित करता है। ठीक है, उसमें की जाती है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, फर्स्ट वाला सही है। तो गलत पूछा गया है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ अपने साइंस एंड टेक का टेस्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, आपको कल बताना है कि मतलब कौन सा टेस्ट हमें करना है, सीसैट का करना है या आगे अदर जो 2021 वाले टेस्ट हैं उन्हें कंटिन्यू करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।